हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुनील सर। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था टेंस के बारे में। हमने आपको बताया टेंस, और टेंस आप रिवीजन भी कर लिए होंगे, क्योंकि आज जो टॉपिक हम पढ़ने चल रहे हैं उस टॉपिक को पढ़ने से पहले ये चीज़ कंफर्म होनी चाहिए कि टेंस में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आज की टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज की टॉपिक हमारी है वॉइस, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वॉइस आप सब अच्छी तरीके से जानते होंगे। वॉइस को हम नॉर्मल भाषा में भी कह सकते हैं कि वॉइस क्या होती है। वॉइस हमारी साउंड होती है, जैसे कि हमारी आवाज़। ग्रामेटिकली वॉइस को आप देखते होंगे लिखा रहता है, वॉइस की मीनिंग होती है आवाज़। तो जो भी साउंड्स हम निकालते हैं, जो भी ध्वनि हमारी होती है सेंटेंस में, उसको हम दो तरीके से व्यक्त करते हैं। एक को हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस और एक हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। हमारे द्वारा बोला गया ये दो तरह का सेंटेंस होता है। अब हम ये जानेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होती है और पैसिव वॉइस क्या होती है। कैसे हम पहचानेंगे कि ये सेंटेंस एक्टिव में है कि ये सेंटेंस पैसिव में है। जैसा कि आप नीचे देख पा रहे होंगे, एक्टिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं कृतवाच्य। कृतवाच्य का मतलब भी आप सरलतम शब्दों में इसको ऐसे समझ लें कि कर्ता का वाक्य। मीन्स ऐसा वाक्य जिस वाक्य में कर्ता को हिट किया गया हो, कर्ता को प्रधान बनाया गया हो। कर्ता प्रधान वाक्य को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। और उसी तरीके से पैसिव वॉइस कर्मवाच्य अर्थात कर्म प्रधान वाक्य। जब वाक्य का प्रधान कर्म होता है तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं, और जब वाक्य का प्रधान कर्ता होता है तो उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। आगे इसी चीज़ को हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे एक सेंटेंस है, राम आम खाता है। अब सब्जेक्ट की पहचान आपको अच्छी तरह से होती होगी कि वाक्य में हम कर्ता को पहचानने के लिए ये तो एक देख लें कि डूअर कौन है, जो भी एक्शन उस वाक्य में हो रहा है उस एक्शन को कर कौन रहा है। तो आप एकदम कंफर्म होंगे कि इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, राम, और राम को ही प्रधान बनाया गया है। तो आप आसानी से इसको कह सकते हैं कि ये एक्टिव वॉइस है। अब इसी का एक दूसरा सेंटेंस हम यहाँ देख लेते हैं, आम राम के द्वारा खाया जाता है। इस सेंटेंस में जहाँ यहाँ पे राम था वहाँ यहाँ देख रहे हैं कि आम को पहले बोला जा रहा है, आम राम के द्वारा खाया जाता है। इस वाक्य में आम को प्रधान बना दिया गया, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है वो राम है। और आप इसी वाक्य को यहाँ देख रहे हैं, आम को पहले लिखा गया, मीन्स ऑब्जेक्ट को प्रधान बनाया गया। तो ये आप कह सकते हैं कि ये इसकी पैसिव वॉइस हो गई। एक्टिव वॉइस होगी राम आम खाता है, पैसिव वॉइस होगी आम राम के द्वारा खाया जाता है। ठीक इसी प्रकार वह किताब पढ़ता है, तो आप इसमें देख रहे होंगे कि वह करता है और कर्ता प्रधान वाक्य है, तो आप कह सकते हैं कि ये एक्टिव वॉइस है। और इसी वाक्य को अगर हम इस तरीके से बोलें कि किताब उसके द्वारा पढ़ी जाती है, अब आप देख पा रहे होंगे कि किताब को यहाँ पहले बोल दिया गया, और आपको अच्छी तरह से पता है कि किताब हमारा ऑब्जेक्ट है, और जब ऑब्जेक्ट को प्रधान बना दिया गया तो इसको हम बोलेंगे ये हमारा पैसिव वॉइस है। बच्चों, आपको ये समझ में आ रहा हो? अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट करेंगे। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, अभी हम लोगों ने जाना कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। आगे हम लोग जानेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या वो रूल होते हैं जिस रूल से हम एक्टिव को पैसिव और पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। कोई भी सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में लिखा गया है तो उसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ सामान्य रूल हैं जो हम आपको नीचे बताने चल रहे हैं, और उसी रूल को जिस क्रम में हम आपको बता रहे हैं इसी क्रम में हम उसको फॉलो करते चलेंगे। हम एक्टिव को पैसिव से बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि पहला आप देख पा रहे होंगे, इसमें है कि कर्म को कर्ता बनाना। एक्टिव से पैसिव बनाते समय जो पहला काम हमारा होगा वो ये होगा कि हम कर्म को कर्ता बना देंगे। उसके बाद जो दूसरा रूल हमारा है वो है बनाए गए कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग। बनाए गए कर्ता के अनुसार का मतलब एक्टिव वॉइस का कर्ता क्या है उससे हमसे मतलब नहीं है। हम जो पैसिव बना रहे हैं तो जो उसका कर्म होगा जिसको हमने अब कर्ता बना दिया है, उस कर्ता के अनुसार हम सहायक क्रिया लगाएंगे। अनुसार का मतलब आप ऐसे समझ लें कि अगर वह कर्ता जो हमने बनाया वो एक वचन का है तो सहायक क्रिया एक वचन की लगेगी, अगर वो बहुवचन का है तो सहायक क्रिया बहुवचन की लगेगी। उसके बाद हमारा होता है रूल नंबर थर्ड, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। यस स्टूडेंट्स, यहाँ हम टेंस को फॉलो नहीं करते। कोई भी टेंस होगा, किसी भी टेंस की अगर हम पैसिव बना रहे हैं तो उसमें हम वर्ब का तीसरा रूप लिखेंगे, ये आप हमेशा याद रखेंगे। उसके बाद हम बाई का प्रयोग करते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सभी वर्ब के साथ बाई लगता है, लेकिन मैक्सिमम के साथ बाई लगता है। तो हमने रूल में आपको बता दिया, जिस वर्ब में बाई नहीं लगता वो हम आपको आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे, तो हम बाई का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद
पांचवा और आखिरी रूल हमारा होगा, उस वाक्य का जो कर्ता है उसको हम कर्म के रूप में लिख देंगे। अब आप ये 5 रूल याद रखेंगे। इन 5 रूल को याद रखने से आपको हेल्प मिलेगी कि कैसे आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। आगे हम टेंस की डिस्कस कर लेते हैं कि किस, आपको पता होगा कि टेंस तो कुल हमारे पास 12 होते हैं, लेकिन हम 12 टेंस की पैसिव नहीं बनाते। एक्टिव से पैसिव हम कन्वर्ट केवल 8 टेंस की करते हैं। जैसे तीनों इंडिफिनिट को हम कन्वर्ट करते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट। पैसिव बनाते समय इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आगे मेंशन कर दी गई है। जैसे अगर आप प्रेजेंट इंडिफिनिट की पैसिव बना रहे हो तो उसमें आप हेल्पिंग वर्ब। हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सुनील सर। पिछली वीडियो में हम वॉइस पढ़ रहे थे। वॉइस में हमने आपको वॉइस के रूल एक्टिव से पैसिव कैसे कन्वर्ट करते हैं वो रूल हमने आपको बता दिया था। टेंस में भी हमने आपको बताया था कि 8 टेंस की हम पैसिव कन्वर्ट करते हैं। उन 8 टेंस की पैसिव कन्वर्ट करते समय एक्टिव से जब पैसिव बनती है तो पैसिव में क्या नई हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, इसके बारे में हमने आपको डिस्कस किया था। आज आपको हम एक छोटे से चार्ट के माध्यम से ये बता रहे हैं। इस चार्ट को आप नोट कर लेंगे और इससे आप रिमाइंड कर लेंगे। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट, कल हमने आपको बताया भी था कि प्रेजेंट इंडिफिनिट जो हम टेंस पढ़ते हैं तो टेंस में तो हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगाते हैं, लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं तो वहाँ पे इज एम आर हो जाता है। इसी प्रकार जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस का बनाते हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, आपको पता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है, लेकिन जब हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं उसमें बीइंग शब्द ऐड हो जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब बनती है इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। इसी तरीके से इस चार्ट को आप याद कर लेंगे। ये चार्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल। आगे आप देख रहे हैं, जैसे आपको एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमने जो 5 रूल्स बताया था उसमें पहला रूल आपको हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, और 5वां रूल हमने आपको बताया था कि जो भी वाक्य का सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। तो इसी पैटर्न्स पे जैसे जो नाउन होगा, कोई भी अगर नाउन है, फॉर एग्जाम्पल जैसे है राम, तो राम का सब्जेक्ट फॉर्म राम होगा और इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म भी राम होगा। मतलब जितने भी नाउन्स होते हैं उनका जो सब्जेक्ट नॉमिनेटिव फॉर्म होता है वही उनका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, कोई चेंज उसमें नहीं आते। लेकिन जो प्रोनाउंस होते हैं उसमें चेंज हो जाता है। जैसे अगर आई सब्जेक्ट है तो आई का ऑब्जेक्ट जब हम कन्वर्ट करेंगे तो मी हो जाएगा, और मी अगर ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आई हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, ये आपको लर्न होनी चाहिए कि आई से मी से आई, वी का अस का वी, यू का यू, ही का हिम का सब्जेक्ट फिर वापस ही हो जाता है, सी का ऑब्जेक्ट हर और हर का सब्जेक्ट सी होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम और देम का सब्जेक्ट दे होता है। तो ये चार्ट भी आप अच्छे से याद करें, ये भी आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आगे अब हम देखते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। जैसा कि आपको पता है कि हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस को हमने पिछली वीडियो में देखा कि कैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट सिंपल सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। आज हम नेगेटिव को देखेंगे इस वीडियो में। नेगेटिव में टेंस का स्ट्रक्चर आपको पता है, ये हम टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब हम इनको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो इस स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपको पता है कि हमारा जो वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है यही ऑब्जेक्ट ही हम सबसे पहले लिखते हैं, लेकिन सब्जेक्ट फॉर्म में, और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिर हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो इस हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर हम नॉट लगा देंगे। इसके बाद आपको पता है कि हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो वो थर्ड फॉर्म यहाँ हो जाएगा, और फिर इन द लास्ट में ऑब्जेक्ट जो रहता है सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ जाता है। तो स्ट्रक्चर यही होगा। सिर्फ एक चीज़ हमें केवल ध्यान देनी होती है एक्टिव से पैसिव बनाते समय कि हमारे एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, और जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझेंगे। जैसे एक सेंटेंस है, ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब पैसिव बनाते समय हम, आपको पता है ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो अ सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट हमने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लिया इज। जैसे एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आप देख रहे हैं यहाँ नॉट लगा है, पैसिव में भी इस रूल में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
पैसिव बनाते समय भी हम हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। बाकी जो हमारा पैसिव का 5 रूल्स था वो आपको पता ही है कि हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो हमने सब्जेक्ट बना दिया। अ सॉन्ग इज़ नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो सिंग का थर्ड फॉर्म संग हो गया। बाई का प्रयोग करके जो सब्जेक्ट होता है इस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिख देते हैं, तो पैसिव हमारी बन गई अ सॉन्ग इज नॉट संग बाई हिम। इसी तरीके से दूसरा वाक्य है दे डू नॉट लर्न न्यू लेसन। अब इसकी जब हम पैसिव बनाएंगे तो न्यू लेसन हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। न्यू लेसन्स आर नॉट, क्योंकि न्यू लेसन्स प्लूरल हो गया तो यहाँ आर आ गया। आर नॉट, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड बाई, दे सब्जेक्ट है तो दे का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यहाँ देख रहे हैं आप देम हो जाएगा। तो पैसिव बन के आ गई हमारे सामने न्यू लेसन्स आर नॉट लर्नड बाई देम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे नेगेटिव की हम पैसिव बनाते हैं। आगे हम अब देखेंगे नेगेटिव के बाद हम इंट्रोगेटिव को देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं, तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप की चर्चा करेंगे जिसको हम यस या नो टाइप्स भी कहते हैं। मीन्स एक्टिव में आपने देखा होगा कि जो यस या नो टाइप्स के इंट्रोगेटिव वाक्य होते हैं उनको जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं। क्योंकि हम ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट इंडिफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है, तो डू डज सबसे पहले आपको यहाँ मिल जाएगी। उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, मेन वर्ब रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे डू यू लव मी, ये एक एक्टिव का सेंटेंस है, अब हमको पैसिव बनानी है। तो डियर स्टूडेंट्स आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जो रूल एक्टिव का है उस स्ट्रक्चर उस रूल पे हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं। जैसे एक्टिव का रूल है कि हेल्पिंग वर्ब को हमें पहले लिखना है, उसी प्रकार जैसे एक्टिव में आप देख रहे हैं यहाँ हेल्पिंग वर्ब डू पहले लिखी गई है तो पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी जाएगी। बस हमें ये ध्यान देना है कि जो पैसिव की हेल्पिंग वर्ब है वो लिखी जाएगी। जैसे अगर मी को हम सब्जेक्ट बना लेंगे तो आई हो जाएगा, और आपको पता है कि आई के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब एम लगाते हैं, तो यहाँ हम एम को पहले लिख देंगे। सेंटेंस हो जाएगा एम आई लव का थर्ड फॉर्म लव्ड बाई यू। इसी प्रकार ये दूसरा वाक्य आप देख रहे हैं डज द मदर टेल स्टोरीज। स्टोरी क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग इस स्टोरीज के अकॉर्डिंग आर को हमने पहले लिख दिया, आर स्टोरीज टोल्ड बाय द मदर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और किसी को नेगेटिव, सिंपल या इस इंट्रोगेटिव में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे हम इसका सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड टाइप्स में आप जानते हैं कि सेकंड टाइप्स में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। इस स्ट्रक्चर में डियर स्टूडेंट्स कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम एक्टिव भी कन्वर्ट करते हैं और पैसिव भी। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे एक सेंटेंस आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे, वाई डू यू सिंग अ सॉन्ग। अब हम जब पैसिव बनाएंगे तो जो भी क्वेश्चन वर्ड एक्टिव में आएगा सेम क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले पैसिव में भी लिखेंगे, तो वाई वाई हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि वाक्य का ऑब्जेक्ट ही हमारा सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट है सॉन्ग, तो सॉन्ग के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज। वाई इज अ सॉन्ग संग बाई यू। हाउ डज सी अब्यूज मी, हाउ के प्लेस पे हाउ ही रहेगा। मी सब्जेक्ट बनेगा हमारा तो मी के अकॉर्डिंग एम हेल्पिंग वर्ब आ गई। हाउ एम आई एब्यूज्ड बाई, सी का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हर हो जाएगा। हाउ एम आई एब्यूज्ड बाई हर। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछें और अपनी बुक से जो और भी एक्सरसाइज पैसिव की है उसको आप कंप्लीट करें। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, दिस इज सुनील सर। पिछले वीडियो में हमने पास्ट, प्रेजेंट, इंडिफिनिट की पैसिव कन्वर्ट की थी। बेटा रूल वही होंगे, टेंस बदलने से सिर्फ और सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान देना होगा। बाकी जो एक्टिव से पैसिव बदलने के हमने 5 रूल्स आपको बताए थे वो सेम रूल यहाँ भी फॉलो होंगे। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझते हैं। पास्ट इंडिफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस को इस वीडियो में हम देखते हैं। जैसे एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा बेटा, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, आफ्टर दैट मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है। ये स्ट्रक्चर आपको पता होगा, ये टेंस का स्ट्रक्चर है। इसकी जब हम पैसिव बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करते समय आपको पहला रूल याद होगा कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं।
उसके बाद दूसरा रूल हमारा है कि बनाए गए सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। देन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है ऑलवेज, ये भी आपको पता है। किसी भी टेंस की जब हम पैसिव कन्वर्ट करते हैं तो उसमें वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बाई लगा के वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है उसको एज ए ऑब्जेक्ट हम यहाँ व्यक्त करते हैं। वाक्य का सब्जेक्ट ही बन जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होगा एक्टिव से पैसिव बनाने का बेटा। इसको और एग्जाम्पल से भी हम देखें। जैसे एक वाक्य आपके सामने है, ही सैंग सांग, उसने गाना गाया। तो इस वाक्य में बेटा हमारा पहला रूल है कि हम कर्म को कर्ता बनाते हैं, तो हम कर्म को बाहर ला लेंगे, कर्ता बना लेंगे सॉन्ग, द सॉन्ग। और आपको मैंने इसकी पिछले वीडियो में एक चार्ट दिया था टेंस का कि किस टेंस का पैसिव बनाते समय क्या वर्ब प्रयोग किया जाता है। तो उसके के अकॉर्डिंग अगर आप देखे होंगे तो आपको याद होगा कि पास्ट इंडेफिनिट में हमने पैसिव में बताया था कि हेल्पिंग वर्ब वाज और होंगे तो आपको याद होगा कि पास्ट इंडेफिनिट में हमने पैसिव में बताया था कि हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर का प्रयोग होता है, वाज और वर। सिंगुलर के साथ में बेटा हम वाज लगाते हैं और प्लूरल के साथ में हम वर का प्रयोग करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग द सॉन्ग के साथ में हेल्पिंग वर्ब वाज आ गई। वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको पता ही है, तो सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग। थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हो गया बेटा, रॉन्ग हो गया, ये यहाँ गिवन जो हमने लिख दिया है ये हो जाएगा द सॉन्ग वाज संग। सिंग का थर्ड फॉर्म संग। द सॉन्ग वाज संग बाई ही, सब्जेक्ट था, इसको ऑब्जेक्ट बना दिए तो हो गया हिम। ओके। सेकंड, दे अब्यूज्ड मी डेली। अब इस वाक्य में ऑब्जेक्ट हमारा क्या है बेटा, मी, तो ऑब्जेक्ट को ही हम सब्जेक्ट बना लेंगे। सब्जेक्ट हो गया आई वॉज एब्यूज्ड डेली बाई, दे का ऑब्जेक्ट हो गया बेटा यहाँ पे देम। एक चीज आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस वर्ड में एक डेली शब्द का प्रयोग था। तो वाक्य में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ में जो कुछ भी और शब्द रहते हैं बेटा पैसिव बनाते समय हम उसमें कोई परिवर्तन कोई चेंजेस नहीं करते हैं, यथास्थित जैसे वो रहते हैं उनको वैसे रहने देते हैं। डेली था तो डेली को हमने सेम टू सेम जैसे था वैसे यहाँ वाक्य में पैसिव में भी रहने दिया है। तो इससे आप कोई कंफ्यूजन आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। आगे नेक्स्ट अगला वाक्य हम देखते हैं, सीता प्लग्ड फ्लावर फ्रॉम गार्डन। अब इस वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, फ्लावर, तो फ्लावर को हमने सब्जेक्ट बना लिया। द फ्लावर वॉज प्लग्ड फ्रॉम गार्डन, अन्य शब्द था, ये जैसे था वैसे यहाँ ऐड है। उसके बाद हमारा चौथा रूल था हम बाई का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हमने बाई लगा दिया है। उसके बाद सीता को कर्म बना दिया, सीता पैसिव हो गई। द फ्लावर वॉज प्लग्ड फ्रॉम गार्डन बाई सीता। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है बेटा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम नेगेटिव को समझते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो ये आगे आपको नेगेटिव समझ में आ ही रहा होगा। नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट की नेगेटिव आप कर चुके हैं, रूल वही होगा। एक्टिव को हम देख लेते हैं, जैसे दे डिड नॉट ईट एप्पल्स। अब एक चीज़ तो आपको पता ही होगी कि नेगेटिव बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, तो रूल यही पैसिव में भी हम फॉलो करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, एप्पल्स आर नॉट ईटन बाई, दे को देम बना दिए। डिड के बाद नॉट मीन्स हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट एक्टिव में भी था, वेयर के बाद नॉट यहाँ पर पैसिव में भी है, सेम यही रूल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई डिड नॉट गिव देम बुक्स, तो बुक्स वेयर नॉट गिवन टू देम बाई मी। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि इस वाक्य में आपके दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो देम आपका ऑब्जेक्ट है और एक बुक्स ऑब्जेक्ट है। ये चीज़ भी आपको पता होगा, किसी भी वाक्य में जो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो पैसिव बनाते समय हमें कोई कंफ्यूजन नहीं लानी है, हम चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लें चाहे इनडायरेक्ट को सब्जेक्ट बना लें, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, शेष दूसरे ऑब्जेक्ट को वहीं पे एज इट इज रहने देंगे। जैसे हमने पहले बुक को सब्जेक्ट बना लिया तो हो गया बुक्स, बुक्स के अकॉर्डिंग हमने वेयर लगा दिया, बुक्स वेयर नॉट गिवन टू देम, इस ऑब्जेक्ट को हमने यहीं रहने दिया है। बाई सब्जेक्ट को हमने यहाँ ऑब्जेक्ट बना दिया। अब सेकंड एग्जांपल्स में आप देखते होंगे आर, अथवा इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, हमने अभी देम को सब्जेक्ट बनाया तो हो गया दे वेयर नॉट गिवन बुक्स बाई देम, मीन्स हम
दिम को भी सब्जेक्ट बना के पैसिव कन्वर्ट कर सकते हैं, बुक को भी पैसिव बना सब्जेक्ट बना के पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अगर किसी भी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट है तो दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना लीजिए, शेष दूसरे ऑब्जेक्ट को एज इट इज रहने दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव गॉट इट एंड अगर कोई आपको डाउट आता है तो आप फिर कमेंट करें और इसका इंट्रोगेटिव हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।